अशोक महान के द्वितीय वीडियो में हम उनके साम्राज्य विस्तार और उनके शिलालेखों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो अशोक का साम्राज्य विस्तार था उसमें उनके कई स्थानों से ऐसे अभिलेख मिले हैं जिससे पता चलता है कि अशोक का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला था। पेशावर में शाहबाज गढ़ी से उनका वो मिला है एक शिलालेख। पेशावर शाहबाज गढ़ी ये इनका एक शिलालेख है, यहाँ से इनका मिला है। इसी तरह हजारा जिले के मानसेहरा से अशोक का शिलालेख मिला है। तो इसका मतलब है कि जो अशोक का साम्राज्य था वो पेशावर में भी फैला हुआ था, हजारा जिला भी उनके अधीन था। कांधार के शरेकुना नामक स्थान पर जहां से इनके मतलब शिलालेख मिले हैं। जलालाबाद में काबुल नदी के तट पर काबुल नदी के उत्तरी किनारे पर लकमान में अशोक के शिलालेख मिले हैं और ये शिलालेख जो है अरमाइक लिपि में है, अरामीक लिपि में है। इसी प्रकार कश्मीर के धर्मिया बिहारणी स्थान से जो है अशोकेश्वर नामक एक शैव मंदिर का भी निर्माण अशोक ने कराया था। तो धारमणी बिहार से भी जो है अशोक का वो शैव मंदिर मिला है। कल्हड़ ने अपने पुस्तक में बताया है कि अशोक जो है कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक था। तो इसका मतलब है कि कश्मीर जो है वो भी अशोक के अधीन था। इतिहास में अगर हम देखें तो अशोक का जो सबसे ज्यादा नाम हुआ वो उनकी शांति नीति, अनाक्रमण वाली नीति और सांस्कृतिक विजय की नीति के रूप में वो ज्यादा इतिहास में अमर हुए हैं। कलिंग विजय के बाद उन्होंने और कोई आक्रमण नहीं किया था। इसके बाद भी उनके साम्राज्य विस्तार में काफी बढ़ोतरी हुई और मौर्य वंश के शासक में वो सबसे महान शासक गिने जाते हैं। तो इसका जो मूल कारण था वो अशोक की शांत नीति, अनाक्रमण की नीति और सांस्कृतिक विजय की नीति थी। अशोक जैसा शांति की नीति दिखाने वाला कोई शासक नहीं हुआ है। भारत में इनके जैसा शांत प्रिय और सांस्कृतिक विजय का कोई ऐसा उदाहरण नहीं प्राप्त होता है। हाँ, ये सही है कि मिस्र एक ऐसा अपवाद है जहां पर अखनातन ने ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी में एक शांतिवादी नीति अपनाई थी और उसमें वो अशोक से आगे अवश्य थे, जो कि लगभग ईसा से 1400 साल पहले उन्होंने अपनाया था। देहरादून जिले में कालसी जो है वो देहरादून जिले में है। तो देहरादून के कालसी से नेपाल में तराई से जो है वो रुक्मिनदेई, यहाँ पर ये सब ऐसे स्थान हैं जहाँ पर उनके शिलालेख और स्तंभलेख मिले हैं। उत्तर में देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल के क्षेत्र तक अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। दक्षिण में अगर हम देखते हैं तो कर्नल एरगुडी, साउथ में इनका जो है वो कर्नल एरगुडी स्थान है। वहां पर मैसूर का जो है वो सिंहपुर, इसी प्रकार ब्रह्मगिर में जतिंग महेश्वर या रामेश्वर जो क्षेत्र है वहां पर अशोक का जो है साम्राज्य फैला था।
अगर पूर्वोत्तर में हम चलते हैं तो तोसल या जिसको कि कलिंग बोलते हैं, तो पूर्वोत्तर में कलिंग, चूंकि इसको इन्होंने विजय प्राप्त किया था तो यहाँ पर भी अशोक का राज्य था। दक्षिण में आंध्र भोज, आंध्र भोज तक था। राष्ट्रिक और कुछ ऐसी जातियां थी आटविक या आटवी जन, जो जंगली जातियां थी और ये अशोक के उस समय अधीन नहीं थी, लेकिन ये जातियां अशोक का उस समय सम्मान करती थी। इसी प्रकार जो पुलिंद जाति थी वो भी अशोक के अधीन नहीं थी, लेकिन अशोक का सम्मान करती थी। तो इससे ये पता चलता है कि आधे रूप से या अर्ध रूप से वो अशोक के अधीन थे। इसी प्रकार साम्राज्य का जो मुख्य नगर था वो बोध गया था, तक्षशिला था, तोसल या कलिंग था, उज्जैन, स्वर्णगिर, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र थे। मौर्य शासन काल में भारत और जो उसका पड़ोसी देश चीन है उसमें आपसी संबंध का कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता है, जबकि तिब्बत से भारत के संबंध प्रमाणित होते हैं, क्योंकि अशोक ने तिब्बत में खोतन क्षेत्र की यात्रा की थी। अशोक ने अपने शासन काल में बौद्ध संघ को काफी दान दिया था, जिससे इसके अमात्य या मंत्री थे वो क्रोधित होने लगे थे। एक बार जब वो कुकुटाराम बिहार को कोई बड़ा उपहार देने वाला था तो उसके अमात्य ने उस राजकुमार संप्रत को उसके विरुद्ध भड़का दिया था और संप्रत ने भांडागारी को सम्राट की आज्ञा के अनुसार कोई भी धनराशि संघ को न देने का आदेश दिया था। संप्रत ने सम्राट के निर्वहन वाली जो धनराशि थी और उसमें से जो सम्राट थे वो संघ को दान दे देते थे, उस पर भी उन्होंने रोक लगा दिया था और बाद में केवल संघ को दान के रूप में संप्रत ने आधा आंवला दान दिया था। इस प्रकार अगर हम देखें तो लास्ट में या अपने अंतिम समय में अशोक का अपने राज्य पर कोई नियंत्रण नहीं रहा और एक महान शासक का जो अंतिम समय था दुर्भाग्यपूर्ण रूप से वो दुखद व्यतीत हुआ। ऐसा जो विवरण है वो उनके दिव्यावदान नामक पुस्तक में मिलता है और कुछ ऐसी ही मिली जुली कथा तिब्बत के लेखक तारानाथ और ह्वेनसांग के विवरण से भी प्राप्त होता है। पुराणों का जो जिसमें तथ्य समावेशित हैं वो ये बताता है कि अशोक ने 37 वर्ष तक शासन किया था और 237 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अशोक का जो शासन काल था वो 37 वर्ष का था और 237 ईसा पूर्व के आसपास अशोक की मृत्यु हो गई थी। अशोक ने अपने शासन काल में कश्मीर में श्रीनगर, ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में पाटन, इन दोनों नगरों की स्थापना अशोक ने अपने शासनकाल में कराई थी। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के लेखों की पहचान किया था। पहले उन्होंने लेखों में देवान प्रिय की पहचान तत्काल श्रीलंका के जो राजा थे अशोक के समकालीन तिस से किया था, लेकिन जब दीपवंश और महावंश में ये उपाधि अशोक के लिए पाई गई तो ये समझा गया कि जो देवान प्रिय था वो अशोक के लिए कहा गया था। 1915 में मास्की से प्राप्त लेख में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से
आया था और इसी से इस बात की पुष्टि हुई थी कि देवान प्रिय जो था वो अशोक था। अशोक का जो इतिहास है अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसका कोई लिखित साक्ष्य किसी पुस्तक के रूप में नहीं मिलता है, लेकिन उनके अभिलेखों से अशोक के विषय में जानकारी होती है। आज तक के समय में अशोक के लगभग 40 अभिलेख मिल चुके हैं। इन अभिलेखों में उसके धर्म, प्रशासन, आदेश, राज्य की सीमा के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के शिलालेख को पूर्ण रूप से जो पढ़ने का काम हुआ वो 1837 में पढ़ा जा सका था। हमने बताया कि उसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगर अशोक के शिलालेखों का हम विभाजन करते हैं तो वो मुख्यतः 3 रूप के शिलालेख पाए जाते हैं। तो अशोक की जो पहचान है भारतीय इतिहास में, कलिंग युद्ध के बाद उनके शिलालेख ही ऐसे हैं जो उनकी पहचान को बता रहे हैं। तो अशोक के जो शिलालेख हैं उसका विभाजन जो किया जाता है वो 3 रूप में किया जाता है। पहला है जो शिलालेख है उनका शिलालेख है, फिर स्तंभ लेख है और गुहा लेख है। तो जो उनके लेख हैं वो हैं शिलालेख, स्तंभ लेख और फिर इसके बाद है गुहा लेख। तीनों में अंतर थे और 3 रूपों में ही अशोक ने अपने लेखों को लिखाया है। जो शिलालेख है वो 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है और ये 8 स्थानों पर पाया गया है। तो इनके जो शिलालेख हैं वो 14 हैं और 8 स्थानों पर पाए गए हैं। अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें पहला है शाहबाज गढ़ी। ये जो है पेशावर में पाया गया है। इसी प्रकार दूसरा है मानसेहरा। मानसेहरा जो है वो हजारा जिले में पाया गया है। कालसी उत्तर प्रदेश में, जो है देहरादून, अब तो ये उत्तरांचल में है तो देहरादून में पाया गया है। गिरनार, काठियावाड़ और जूनागढ़ के समीप जो गिरनार है वहां पर पाया गया है। तो इसी प्रकार ये है जो गिरनार में पाया गया है। उड़ीसा में पुरी जिले के पास एक गांव है धौली। धौली ये उड़ीसा में है, पुरी जिले के पास है। इरगुडी जो कि आंध्र के कुर्नूल जिले में है, इरगुडी आंध्र प्रदेश में है। कुर्नूल जिले के पास ही ये है। उड़ीसा के गंजाम जिले के पास पाया गया है, जिस जौगढ़। जौगढ़ जो है उड़ीसा के गंजाम जिले के क्षेत्र से मिला है। महाराष्ट्र के थाना जिले के पास से मिला है सोपारा। सोपारा जो है ये महाराष्ट्र से मिला है, थाना जिला के पास से। तो अशोक के ये ऐसे शिलालेख हैं जो इन स्थानों पर पाए गए हैं। इसी प्रकार से जो इनके लघु शिलालेख हैं ये इन 14 शिलालेखों में शामिल नहीं हैं। इस कारण इनको
लघु शिलालेख कहा गया है। ये इन शिलालेखों से पृथक लेख हैं और ये जो पाया गया है वो रूपनाथ नामक स्थान पर पाया गया है। रूपनाथ ये मध्य प्रदेश में है, जबलपुर के पास है। अगला मध्य प्रदेश में ही दतिया जिले में पाया गया है। इसका नाम गुर्जरा लघु शिलालेख बोलते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में जयपुर के पास पाया गया है और इसको बोलते हैं भब्रू। ये राजस्थान में पाया गया है। मास्की कर्नाटक में पाया गया है। एक इनका बिहार में सहसाराम में मिला है लघु शिलालेख। सहसाराम बिहार। कर्नाटक के चित्तलदुर्ग में ब्रह्मगिर के पास पाया गया है। ब्रह्मगिर से 1 किलोमीटर पश्चिम में सिद्धपुर के पास इसको आप लगभग ब्रह्मगिर के पास ही मान सकते हैं। उससे 1 किलोमीटर क्या दूरी पर ये मिला है, 1 मील की दूरी पर। ब्रह्मगिरी के पास ही उससे 3 मील उत्तर पश्चिम में मिला है जटिंग रामेश्वर स्थान पर। ये भी ब्रह्मगिर के पास है, जटिंग रामेश्वर। ये ब्रह्मगिर से 3 मील है उत्तर पश्चिम में। आंध्र के इरगुडी पर भी पाया गया है। इरगुडी आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार मैसूर के कोलपल नामक स्थान पर पाया गया है जो कि गोबी मठ जिले में है। कोपवाल ये गोबी मठ जिले में मैसूर के पास है। इसी प्रकार पालक मुंडू जो कि गोबी मठ से 4 मील दूर है, पलक मुंडू। पलक मुंडू में भी पाया गया है। आंध्र के कुर्नूल में राजुल मंडगिरी के पास पाया गया है। राजुल मंडगिरी ये आंध्र के कुर्नूल जिले के पास ही पाया गया है। उत्तर प्रदेश में अहिरौरा नामक स्थान पर पाया गया है। अहिरौरा उत्तर प्रदेश में ये पाया गया है और यह स्थान जो है वो मिर्जापुर जिले में है। तो ये ऐसे शिलालेख थे जो कि लघु शिलालेख जो कि अशोक के पाए गए हैं और ये शिलालेख थे। इसी प्रकार अशोक के स्तंभ लेख भी पाए गए हैं। उनका भी मैं आपको डिटेल दे देता हूं कि कहां कहां पर उनके स्तंभ लेख पाए गए हैं। स्तंभ लेख अशोक के जो स्तंभ लेख हैं ये 7 की संख्या में है और 6 स्थान पर पाए गए हैं। 7 हैं और 6
स्थानों पर पाए गए, इसका मतलब किसी स्थान पर ये 2 पाए गए। दिल्ली में टोपरा और सहारनपुर में मिला है। दिल्ली में टोपरा, सहारनपुर। दिल्ली और मेरठ में मिला है। अगला लौरिया अरराज, लौरिया अरराज, और इसी प्रकार लौरिया नंदनगढ़। वहां पर मिला है। रामपुरवा जो क्षेत्र है वहां पर मिला है, और चंपारण के पास ही स्थान है रामपुरवा। और उत्तर प्रदेश प्रयाग, तो ये इनके ऐसे स्तंभ लेख थे जो मिले हैं। दिल्ली में टोपरा, दिल्ली मेरठ में लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, प्रयाग उत्तर प्रदेश में, और रामपुरवा चंपारण में। इसी प्रकार इनके लघु स्तंभ लेख लिखे हैं, मिले हैं। इस पर अशोक ने राजकीय घोषणाएं उत्कीर्ण कराई थी। जो लघु स्तंभ लेख था, इस पर इन्होंने शासनादेश लिखवाया है। इसीलिए मैं इसका हवाला दिए देता हूं कि इसमें इन्होंने क्या लिखाया है। तो लघु स्तंभ लेख में इन्होंने शासनादेश लिखवाया है। सांची रायसेन मध्य प्रदेश, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी इलाहाबाद में। इसी प्रकार रुम्मनदेही नेपाल की तराई में, और नेपाल की ही तराई में निगलीवा नामक स्थान पर अशोक के लघु स्तंभ लेख मिले हैं। सांची और सारनाथ में अशोक ने धर्म महामात्र को संघ भेद रोकने का आदेश दिया था। इसमें जो शासनादेश है सांची और सारनाथ में, उसमें अशोक ने धर्म महामात्र को संघ भेद रोकने का आदेश दिया है। कौशाम्बी और प्रयागराज के स्तंभों में जिनको की रानी का अभिलेख भी कहा गया है, क्योंकि इसमें अशोक की रानी करुवाकी या कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार रुम्मनदेही में अशोक ने इस स्थान पर धर्म यात्रा किया था, उसका विवरण लिखा है। निगलीवा में कनक मुनि के स्तूप का जो संवर्धन कराया था, उसको द्विगुणित या दुगना कराया था, उसका उल्लेख किया गया है। तो ये इनके शिलालेख और स्तंभ लेख, लघु शिलालेख आदि के बारे में था। जो अगला है वो है गुहा लेख। गुहा का मतलब है गुफा। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे घटनाक्रम जो गुफाओं में लिखाए गए या गुफाओं से प्राप्त हुए हैं, वो गुहा लेख कहलाते हैं। गुहा लेख। दक्षिण बिहार में गया नामक एक स्थान है। गया, ये दक्षिण बिहार में है। यहां पर बराबर की पहाड़ियां बोलते हैं। दक्षिण बिहार के गया में स्थित बराबर पहाड़ी में
3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के जो है लेख खुदे मिलते हैं। इसमें 3 गुफाओं में, ये गुफाएं बार बार आपके टॉपिक में आएंगी क्योंकि बराबर की पहाड़ियों में कई अभिलेख कई राजाओं के प्राप्त हुए। तो यहाँ पर इनकी 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। ये सभी अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। प्राकृत भाषा में है और जो है ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो जैसे ये आप से पूछा जा सकता है कि अशोक के गुहा लेख किस भाषा में लिखे गए हैं या किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ये सभी जो है प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अशोक के केवल 2 ऐसे अभिलेख हैं जो इससे पृथक खरोष्टी लिपि में हैं। कौन से हैं? शाहबाज गढ़ी और अगला है मानसेहरा। ये जो 2 अभिलेख हैं अशोक के, ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए। खरोष्टी लिपि हमने आपको बताया था पहले भी कि ये दाएं से बाएं ओर लिखे जाते हैं। इन लेखों के अलावा तक्षशिला में अरामीक लिपि में मिला है और काबुल नदी में बाएं किनारे के जलालाबाद पर ऊपर जो लघमान नामक स्थान पर लेख मिला है वो भी अरामीक लिपि में है। कंधार के पास सरेकुना नामक स्थान और यूनज तथा अरामीक लिपि 2 भाषा में लिखा हुआ अभिलेख मिला है। तो जो सरेकुना है, शरेकुना, ये जो है अरामीक लिपि में है और एक भाषा है जिसको बोलते हैं अयुज। तो ये जो है द्विभाषी लेख है। सरेकुना का जो लेख है वो द्विभाषी लेख है। तो ये अशोक के स्तंभ लेख, गुहा लेख और शिलालेख थे। इसके बाद जो अशोक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र कुराल उसके राज सिंहासन पर बैठता है, जो कि अशोक के समय में कंधार का शासक रहता है। उसको उसकी सौतेली माता या विमाता तिसरक्षिता ने षड्यंत्र करके अंधा बना दिया था। कुराल अशोक का वही पुत्र है जिसको कि उसकी विमाता ने अंधा बनवाया था। अशोक की मृत्यु के पश्चात 237 या 36 ईसा पूर्व के आसपास के जो उसके परिवर्ती शासक थे, उसके बाद के शासक थे, उनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती। कल्हड़ की राजतरंगिणी में कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी जालौक को बताया गया है, जो कि शैव संप्रदाय का समर्थक था या उनका उपासक था और उसने मलेच्छों को हरा करके अपनी राजधानी को कश्मीर से कन्नौज तक बढ़ाया था। इसी प्रकार मौर्य वंश के शासकों में दशरथ के विषय में कुछ पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं, जिसमें उसने बिहार के गया नामक स्थान पर ही ये बाराबरी की पहाड़ियां थी और वो नागार्जुनी की पहाड़ी थी। तो जो दशरथ का अभिलेख मिलता है वो नागार्जुनी पहाड़ी पर मिलता है। ये भी बिहार में है और गया जिले में ही है, बराबर पहाड़ी के आसपास ही है। तो दशरथ का जो अभिलेख है वो गया के नागार्जुन पहाड़ी पर मिलता है। तो नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाएं दशरथ के द्वारा निर्मित कराई गई थी। ये इन्होंने आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए बनवाई थी। आजीवक सन्यासियों के लिए बनवाई थी, जबकि ये बौद्ध धर्म के ज्यादातर मौर्य शासक
अनुयायी थे, लेकिन दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी पर आजीवक सन्यासियों के लिए फिर 3 गुफाएं निर्मित कराई थी। दशरथ के बाद संप्रति इंद्रपालित आज शासक हुए, लेकिन ये बौद्ध धर्म के अनुयायी ना होकर के जैन धर्म के संरक्षक थे। संप्रति के बाद इसी वंश में शालिशुक नामक एक राजा होता है, जो कि वैदिक धर्म का विरोधी होता है और यज्ञ एवं अनुष्ठानों पर रोक लगा देता है। इसे अधार्मिक, धूर्त और झगड़ालू शासक कहा गया है। तो मौर्य वंश का जो अधार्मिक शासक था या धूर्त शासक था या झगड़ालू शासक था, ये शालिशुक को कहा गया है। पुराणों के अनुसार बृहदत्त इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे कि प्रजा दुर्बल शासक कहा गया है, अर्थात वो अपने वंश का सबसे कमजोर शासक सिद्ध हुआ। उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना के परेड को दिखाने के बहाने निरीक्षण करते समय धोखे से कर दी थी, और ब्रह्मदत्त की हत्या के बाद ही मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त और अशोक के उत्कर्ष में बढ़ा हुआ मौर्य शासन बृहदत्त जैसे कमजोर शासक के हाथ में जाकर के अपने वंश को समाप्ति की ओर ले जाता है, और इसके बाद मगध पर शुंगों का शासन हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने अशोक के शिलालेख और अशोक के बाद के उत्तराधिकारियों के बारे में अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम मौर्य, जो कि इतना शक्तिशाली वंश था या इतना शक्तिशाली साम्राज्य जिसने भारत में सबसे पहले स्थापित किया, उस साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण मौर्य साम्राज्य जैसा एक शक्तिशाली साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है और उसका पतन हो जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।